नमस्कार, आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। आपका स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं शिव कुमार। धनखड़ साहब का इस्तीफा हो गया है। इस्तीफे के बाद कल देश को नए उपराष्ट्रपति मिल जाएंगे। चुनाव बड़ा कसमकस है। अपनी अपनी ढपली, अपनी अपनी राग। ऐसे में कई बड़े सवाल सामने आ रहे हैं। एक खबर आज बड़ी सामने आई है, जिसे संतोष जी बताएंगे कि धनखड़ ने आखिर क्यों दिया इस्तीफा। कौन से थे वो दो विकल्प? क्या है जलेबी का मामला? क्या है शाह की मुस्कान? कई सवाल। लेकिन उन सवालों को सुनने के लिए, समझने के लिए आपको हमारे साथ 10 मिनट का समय शुरुआती देना ही देना पड़ेगा। फिर समझेंगे और इस दौरान हम कई चीजें खोलते चले जाएंगे परत दर परत। फिर आप समझिए कि पूरा गेम कैसे हुआ, एकाएक क्यों उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, क्या कारण थे, क्या वजह थी, इस्तीफा नहीं देते तो अगली कार्रवाई क्या हो सकती थी। ये कई वजह सामने है। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत-बहुत धन्यवाद शिव जी। और जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को बताया, एक बड़ी दिलचस्प बात, देश के उपराष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा देने के लिए वो खुद से राष्ट्रपति भवन गए या नहीं गए, उसको लेकर संशय बना हुआ है। इस बीच में जलेबी की एक कहानी सामने आ जाती है, अमित शाह के हँसने की एक कहानी सामने आ जाती है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथ खड़ा करने की भी एक बड़ी कहानी सामने आ जाती है। और 24 घंटे बाद, जैसा कि शिव जी ने बताया, देश के अगले उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होने जा रहा है। और थोड़ा-सा मैं उसके चुनावी कार्यक्रम के बारे में बता दूँ, कल आपने खबर कई जगह देखी होगी, प्रधानमंत्री सबसे पीछे बैठे नज़र आए, सबसे पीछे बैठे नज़र आए और पीछे से ही उन्होंने संबोधित किया एनडीए सांसदों की कार्यशाला को। आज भी उनके संबोधित करने का कार्यक्रम है। लेकिन आज अ, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने-अपने समर्थकों को एकजुट करता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ एनडीए की कार्यशाला चल रही है सांसदों की, दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन की कार्यशाला चलेगी। और ये जो संसद भवन का जो पुराना पुराना भवन है, जिसको अब संविधान सदन नाम दे दिया गया है, उसके सेंट्रल हॉल में विपक्षी सांसदों की बैठक होगी। एक मॉक पोलिंग का आयोजन वो लोग कर रहे हैं, 2:30 बजे होगा, जिसमें वो अपने सांसदों को बताएँगे कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कल कैसे जाकर वोट करना है। कल सुबह 10 बजे संसद भवन परिसर में जो नया भवन बना है, उसके कमरा नंबर F101 में, मैं फिर से बता दूं, संसद भवन परिसर का जो नया भवन बना है, उसके कमरा नंबर F101, जो वसुधा जिसको कहा जाता है, उसमें वोटिंग शुरू होगी। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक वोटिंग चलेगी और शाम को 6 बजे मतों की गिनती शुरू होगी। और ज्यादा संभावना इस बात की है शिव जी, कि पौने 7, 7 या सवा 7 के आसपास जो है वो नतीजों की घोषणा हो जाएगी कि किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले। राधा कृष्णन साहब जीते या रेड्डी साहब जीते, नरेंद्र मोदी साहब की जीत हुई और जीत हुई तो कितने बड़े अंतर से हुई, या विपक्षी गठबंधन राहुल गांधी ने एनडीए को धो दिया और धो दिया तो कितने अंतर से धो दिया, कौन एकजुट रहा, कितने खेमे किसके खेमे में क्रॉस वोटिंग हुई, किसके सांसदों ने साथ छोड़ा, ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ जाएगी। लेकिन अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा अहम रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जगदीप धनखड़ साहब ने अब सूत्रों के हवाले से बोलना शुरू कर दिया है। जगदीप धनखड़ साहब ने सूत्रों के हवाले से बुलवाना शुरू कर दिया है। और यहां तक आशंका जताई जा रही है कि कल मतदान से पहले, यानी सुबह 10 बजे से पहले, ये हो सकता है कि जगदीप धनखड़ अपने इस्तीफे का सच इस देश की जनता को बता दे, बयान देकर, वीडियो जारी करके या ट्वीट करके या सोशल मीडिया पर लिखकर, जैसे भी हो, वो अपने इस्तीफे का सच बता देंगे। और अगर जैसा कि विपक्षी गठबंधन ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने की अपील की है, रेड्डी साहब जो विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार है उपराष्ट्रपति पद के, उन्होंने वी सुदर्शन रेड्डी साहब ने भी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने की अपील की है। तो अगर जगदीप धनखड़ साहब अगले 24 घंटे के अंदर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की असली वजह बता देते हैं, 40 किलो जलेबी का राज बता देते हैं, अमित शाह के हंसने का राज बता देते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के धोखा देने का राज बता देते हैं, और 20 जुलाई से लेकर 21 जुलाई के बीच में कब-कब क्या-क्या हुआ, किसने उन्हें फोन किया, किसने उनको धमकाया, ये तमाम राजों को अगर सामने रख देते हैं, तो फिर उपराष्ट्रपति का चुनावी गणित बदलता हुआ नजर आएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि सूत्रों के हवाले से बुलवाना शुरू कर दिया। क्या-क्या बुलवाया, जरा सुनिए।
उपराष्ट्रपति साहब ये कहते थे कि भाई मैं सर्वोच्च संवैधानिक पद के मामले में दूसरे नंबर पे बैठा हूँ। प्रधानमंत्री भी प्रोटोकॉल में मुझसे नीचे आते और सदन में तो मैं ही हूँ। तो मैं जो बैठक बुलाता हूँ, उसमें मंत्री ऐंठ में क्यों आते हैं? प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं करते हैं? एक बैठक में अमित शाह अजीब तरीके से हँस पड़े। जगदीप धनखड़ ने उस पर नाराजगी जताई। अब अमित शाह के हँसने पर अगर नाराजगी जताते तो फिर कौन रह पाएगा? ओम बिड़ला साहब अगर जता देंगे तो फिर ओम बिड़ला साहब भी लोकसभा के स्पीकर नहीं रह पाएँगे। फिर एक बात आई कि 20 और 21 जुलाई के दरमियान क्या हुआ? क्योंकि 20 जुलाई को यानी संसद के मानसून सत्र से 1 दिन पहले उन्होंने 40 किलो गरमा-गरम जलेबी मंगाई और वो 40 किलो गरमा-गरम जलेबी अपने स्टाफ में बाँटा था। ये तमाम चीज़ें हैं, हम इसको धीरे-धीरे आगे दिखाएँगे। 40 किलो जलेबी उन्होंने अपने स्टाफ में बाँटा था। फिर 21 जुलाई को क्या हो गया? जिसको इस्तीफा देने वाला व्यक्ति होगा क्या 24 घंटे पहले जलेबी बाँटेगा? और अब एक-एक करके इस खबर को मैं बता देता हूँ। भास्कर की एक्सक्लूसिव खबर है, संध्या द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार है, उनकी ये खबर है कि करीबियों का दावा, 40 किलो जलेबी मँगाई और अगले दिन उन्होंने रिज़ाइन किया। 48 दिन हो गए उनके इस्तीफे के और 48 दिन उनके इस्तीफे के होने के बावजूद भी कई तरह की खबरें, कई तरह की शंकाएँ, कई तरह की आशंकाएँ बनी हुई है कि जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा क्यों दिया? और अब इसका दूसरा पन्ना आपको दिखाता हूँ। दूसरे पेज पर अगर आप आएँगे, तो उसमें देखेंगे तो 40 किलो जलेबी का राज, 40 किलो जलेबी का रहस्य। इसमें बता रखा है कि 21 जुलाई को इस्तीफा दिया, सभापति के तौर पर दिन भर कार्रवाई का संचालन किया, 48 दिन बीत चुके हैं, लेकिन धनखड़ साहब के करीबी सूत्र ये कह रहे हैं कि 9 सितंबर से पहले उनकी चुप्पी नहीं टूटेगी, यानी 9 सितंबर को क्या वो सुबह-सुबह बोलेंगे? अपने इस्तीफे का राज वो खोलेंगे। ये धनखड़ साहब के करीबी सूत्र दावा कर रहे हैं, बिना धनखड़ साहब के कहे तो दावा कर नहीं रहे होंगे। अब तीसरे पेज पे आ जाते हैं। अगले पेज पे भास्कर ने क्या दावा किया है? भास्कर का ये दावा है कि 21 जुलाई को सरकार की तरफ से उनके सामने 2 विकल्प रख दिए गए थे और धनखड़ को 2 लोगों के ज़रिए इस्तीफा देने का संदेश भिजवाया गया था। ये हमारी खबर पे पुख्ता मोहर लग रही है। शिवजी, क्योंकि जिस दिन इस्तीफा हुआ था उसी दिन मैंने बताया था कि सरकार के 2 मंत्रियों की तरफ से ये संदेशा भिजवाया गया था कि ये हस्ताक्षर करवा लिए हैं। राजनाथ सिंह के कमरे में राज्यसभा सांसदों को बुला-बुला के हस्ताक्षर करवाए गए थे। 100 के लगभग सांसदों के हस्ताक्षर होने के बाद फ़ोन करवाया गया था जगदीप धनखड़ को कि हम अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं अगर आप इस्तीफा नहीं देते हैं। हमारी उस खबर पर एक तरह से मोहर लग गई है। 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को संदेशा भिजवाया गया कि आपके पास सिर्फ 2 विकल्प है, या तो आप इस्तीफा दे दीजिए या फिर हम आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएँगे और अविश्वास प्रस्ताव से जो भद्द-पीठ थी, उससे बचने के लिए जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया। अगला पेज भी दिखाते हैं, ये अगला पेज आप देखिए कि प्रोटोकॉल की बात कही जा रही है। उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति का प्रोटोकॉल मिलना चाहिए और इसमें कुछ गलत भी नहीं था। भाई सर्वोच्च संवैधानिक पद के मामले में दूसरे नंबर पे थे, राज्यसभा के सभापति थे, उपराष्ट्रपति थे, प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। एक बैठक उन्होंने बुलाई। उस बैठक में अमित शाह जो थे, गृह मंत्री अमित शाह, वो अपने स्टाइल में हँस पड़े। वो कटाक्ष करने वाले स्टाइल में जो होता है ना, उपराष्ट्रपति ने उसी बैठक में कड़ी नाराज़गी जाहिर कर दी थी और इसमें ये भी दावा किया गया है कि ऐसे एक किस्से नहीं है, अनगिनत किस्से हैं, जब उनको प्रोटोकॉल के तहत सम्मान नहीं दिया गया और जगदीप धनखड़ साहब ने उस पर अपना कड़ा ऐतराज़ जताया। ये भी हमारी खबर पे पुख्ता मोहर लग रही है और दूसरी बात, जगदीप धनखड़ साहब एक बड़ी चीज़ आगे मैं बताऊँगा कि वो क्या था, क्या वो मसला जुड़ा हुआ था, लेकिन पहले भास्कर का ये आखिरी पेज हम दिखा देते हैं। सेकंड लास्ट पेज है कि धनखड़ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से करीबी चाहते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वो तारीफ कर रहे थे। लेकिन जब उन पर बात आई, उनकी विदाई की बात आई, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हाथ खड़ा कर दिया, भैया तुम्हारा काम तुम जानो, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, हम तो इस मामले में तटस्थ रहेंगे। बल्कि आरएसएस ने तो यहाँ तक कह दिया कि धनखड़ साहब आप पब्लिक मंच से संघ की तारीफ ना किया करें, इससे 2 संदेश जाएँगे। पहला ये लगेगा कि संघ के इशारे पर ये सब हो रहा है और दूसरा ये लगेगा कि पार्टी और संगठन के बीच में गलतफ़हमी पनप सकती है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे भरोसा करके जगदीप धनखड़ साहब ने बड़ी गलती की और उसके बाद 40 किलो जलेबी एक दिन मँगाई। अगर उनको इस्तीफा देने की भनक होती, अगर उनको ये लगता कि मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा, तो फिर वो क्या 40 किलो जलेबी मँगा के अपने स्टाफ में बाँटते? ये एक बड़ा सवाल है। अब हम इसको हटा देते हैं शिव जी और अब ज़रा इसका विश्लेषण कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए लॉबिंग कर रहे थे। जगदीप धनखड़ को साहब को लगा कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री आरएसएस ने बनवाया है, आरएसएस उनके साथ खड़ा रहेगा। तो योगी आदित्यनाथ के लिए लॉबिंग कर रहे थे। बार-बार वो छटपटा रहे थे
कि जो प्रोटोकॉल है संवैधानिक पद का, वो प्रोटोकॉल उनको मिल क्यों नहीं रहा? संघ से बहुत उम्मीद थी उनको और संघ से उम्मीद इतनी ज़्यादा थी कि वो लगातार संघ की तारीफ करते हुए नज़र आ रहे थे। 1-2 मौके नहीं, बल्कि कई ऐसे मौके आए जब वो संघ की तारीफ करते हुए नज़र आ रहे थे और संघ की तारीफ करके लगातार वो संघ की गुड बुक में आना चाहते थे, लेकिन संघ ने अंतिम समय पर अपने हाथ खड़े कर दिए। धनखड़ साहब को विदा हो जाना पड़ा, लेकिन अगले 24 घंटे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। जी। असल में संतोष जी, आपने देखा होगा लगातार बीजेपी के खेमे में जो आया, उसे बीजेपी ने अपनी तरीके से प्रयोग किया। हिमंता बिस्व शर्मा आए तो उन्हें लगा कि असम के लिए एक अच्छा हमारे लिए विकल्प है हमारे पास, और वो विकल्प उन्होंने प्रयोग कर लिया। बंगाल में कई नेता आए, उनमें उन्हें शुभेंदु अधिकारी अच्छे लगे तो उनका प्रयोग कर लिया। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया आए तो जब तक जरूरत थी तब तक उस मुताबिक कर लिया, अब अपने हिसाब से कर ले रहे हैं। राजस्थान में भी सचिन पायलट को लेना चाहते थे, लेकिन राजस्थान में उन्हें गुर्जर नेता की अपेक्षा जाट नेता के रूप में जगदीप धनखड़ मिल गए। धनखड़ साहब ने हर चुनाव में जाटों को बीजेपी के लिए लामबंद किया, किसानों को लामबंद किया। धनखड़ साहब को यह लगा कि एक बड़ा तबका हमारे माध्यम से भाजपा के संपर्क में आया है और उसका हमें क्रेडिट मिलना चाहिए, उसके अंक मिलने चाहिए, उसके अंकों के एवज में हमें बड़े पद पर रहना चाहिए। तो वो लगातार बड़े राज्यों के राज्यपाल रहे, मौका लगा तो उपराष्ट्रपति बना दिए गए। अब यहां पर वो गच्चा खा गए। आरएसएस ने ऐसा एक के साथ थोड़ी किया। आपको याद होगा बाबू कल्याण सिंह आरएसएस की नाक कान हुआ करते थे, भाजपा ने निकाले, इस्तीफा करा दिया था, निकले तो वो स्वतः थे पार्टी तोड़ के। क्या मिला? खड़ी हुई क्या उमा भारती? 10 वर्षों के दिग्विजय के शासन का कोई तिलिस्म नहीं तोड़ पा रहा था, उमा भारती ने तोड़ा। और उमा भारती को जब बेदखल किया मुख्यमंत्री के पद से, फिर उन्होंने पार्टी छोड़ी, नई पार्टी बनाई। क्या आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, किसी ने उनका साथ दिया? तो धनखड़ साहब तो चंद दिन पहले आए थे, जिनका जन्म ही आरएसएस से हुआ, जिनका जन्म ही आरएसएस जब उन्हीं के साथ नहीं खड़ी हुई तो धनखड़ साहब को इतनी बड़ी गलतफहमी पाल कैसे लेनी चाहिए थी? और धनखड़ साहब कोई बच्चा नेता तो थे नहीं, सभी दलों में रह चुके हैं, सभी दलों से राजनीतिक रिश्ते हैं, सभी दलों में तैर चुके हैं। लेकिन इस बार उन्हें लगा था कि मोदी और शाह की, यहां तो वो पक्के थे कि दो ही व्यक्ति की पूजा से हम जीवित रहेंगे। तो जब तक दो व्यक्ति की पूजा की उन्होंने, उनका पद स्वतंत्र रहा, उनका प्रमोशन बरकरार रहा। लेकिन जैसे ही वो दो और व्यक्तियों के चक्कर में फंसे, आरएसएस और योगी आदित्यनाथ, उनका सब कुछ लुट गया। बना बनाया मकान एक ही भूकंप में, झटके में चला गया, बादल फट गया उनका। ये कब होता काम? बादल फटा उनके लिए, वो दिन भर सदन में थे। हालांकि उन्हें 2 दिन पहले पता थी कि तुम्हें इस्तीफा देना है और ऐसे मौके पे देना है जब लोग तुम्हें याद रखें, क्योंकि सदन चल रहा था, इसलिए जो इस्तीफा हुआ तो वो चर्चा का बिंदु अलग था। बिना सदन के इस्तीफा होता तो इतनी बड़ी इसको चर्चा भी नहीं मिलती। अब धनखड़ साहब करें क्या? 40 किलो जलेबी बंटवा दी, कोई अपना इस्तीफा देने जा रहा है, ये पहला कारनामा है। लोग चार्ज लेने जाते हैं, लोग नए बनते हैं तो जलेबी बंटवाते हैं। इस जलेबी का रहस्य क्या है? स्टाफ कैसा रहा जो खामोश बना रहा कि जलेबी क्यों बची जा रही है? वो दोनों मंत्री कौन है जिनके अब तक नाम सार्वजनिक नहीं हो रहे हैं? कौन धमका रहा था? और कहीं कल सवेरे 10 बजे तक धनखड़ साहब ने धनखड़ उवाच कर दिया, यानी अपना बयान दे दिया, तो बीजेपी को लेने के देने पड़ जाएंगे। उनका इतना ही कह देना कि अंतर आत्मा से वोट दे देना, मेरी गलती क्या थी, कुछ मत बोले। अरे मैंने तो जब कहा कि खड़गे जी को खड़ा नहीं होने देना, तो मैंने खड़गे जी को बैठने तक की परमिशन नहीं दी, खड़े की तो बात छोड़ दो। तुमने कहा उन्हें 30 सेकंड बोलना है, हमने उन्हें 28 सेकंड में बंद करा दिया और जलील करके करा दिया। आपने कहा ये नेता नहीं बोलेगा, हमने उसे बोलने नहीं दिया। आपने कहा कैमरे में उसकी फोटो कम चलेगी, तो मैंने अपनी चलवाई।
कोई युक्ति काम नहीं आई, लास्ट में इस्तीफा देना पड़ा। एक भी युक्ति काम नहीं आई, क्योंकि जो जोड़-तोड़ करके राजनीतिक खिलाड़ी बनते हैं, उनका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है। आया राम, गया राम की राजनीति जब तक चली जाए। आपने देखा है, आप तो प्रत्यक्ष गवाह हैं, जगदंबिका पाल उत्तर प्रदेश से हैं, बीजेपी के सांसद हैं। एक टाइम में कांग्रेस के बहुत ताकतवर नेता हुआ करते थे। एक दिन के मुख्यमंत्री भी बन गए। नाम पूर्व मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में नहीं आया। अब जेपीसी के अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। पिछली बार चर्चा थी टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन अंतिम में मिल गई, तो इस बार और ताकत से लगे हैं। अगली बार मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उम्र उनकी क्रॉस होगी 75, 75 का नियम 2029 में लागू होगा कि नहीं लागू होगा, अब ये सवाल बन गया। तो धनखड़ साहब या तो अपनी ताकत पहचान नहीं पाए, या जिसके सहारे वो तैर रहे थे, उस मल्लाह के जो बांस होता है उसकी लंबाई नहीं नाप पाए कि ये कितना गहरा है, ये खबर कहां तक लेता है। देखिए और शिव जी बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई जगदंबिका पाल साहब वाली। जगदंबिका पाल साहब के बेटे को अगली बार लोकसभा चुनाव में टिकट मिलेगा, जहां तक मेरी जानकारी है। लगभग ये तय हो चुका है, आप ये मानकर चलिए। अब जहां तक बात की आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ था। उससे पहले वो जनता पार्टी के हिस्सा थे और जनता पार्टी में विलय होने से पहले भारतीय जनसंघ के रूप में जाना जाता था। भारतीय जनसंघ के इतिहास में लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत दिलवाने वाले नेता हुए बलराज मधोक साहब। बलराज मधोक साहब पार्टी में अनुशासन लाना चाहते थे। इस चक्कर में उनकी लड़ाई हो गई अटल बिहारी वाजपेयी से। अटल जी ने उनको अध्यक्ष से हटाने का प्लान बना लिया। लालकृष्ण आडवाणी को अध्यक्ष चुना गया भारतीय जनसंघ का, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अगर मैं गलत हूं तो दर्शक करेक्ट कर सकते हैं। और फिर आडवाणी जी की अध्यक्षता वाली भारतीय जनसंघ ने सबसे ऐतिहासिक और बड़ी जीत उस समय तक की दिलवाने वाले बलराज मधोक साहब को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी हाथ खींच लिया। मैं बता रहा हूं कब कब हाथ खींचे। उसके बाद आगे आइए, आपने कल्याण सिंह का जिक्र किया। वो भी अटल बिहारी वाजपेयी के ताप के शिकार हो गए। इतनी बुरी हालत कर दी कि उनको पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा, पार्टी से छोड़कर जाना पड़ा। और किस लिए? सिर्फ एक सीट के बवाल के। उन्होंने खुद कहा उस समय संयुक्त उत्तर प्रदेश में कि मैं कल्याण सिंह जो उत्तर प्रदेश की सभी 85 सीटें तय किया करता था, सभी 85 सीटों पर चुनाव लड़वाने के लिए जी जान से लगा करता था, आज हालत हो गई कि एक सीट पर मेरी बात नहीं मानी जा रही। उन्होंने पार्टी छोड़ दी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके साथ खड़ा नहीं। उमा भारती की गलती क्या थी? 10 साल के संघर्ष के बाद मध्य प्रदेश में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का वनवास खत्म किया, सत्ता में आई। एक पुराना मामला कर्नाटक का निकाल दिया गया। तिरंगा निकालने के दौरान उनके ऊपर कोई मुकदमा हुआ था जिसमें सजा हो गई। वो मामला कोई बहुत ज्यादा नहीं था। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाता तो उस पर स्टे लग जाता। लेकिन उनको इस्तीफा देने को कह दिया गया। ये भी कहा गया कि जब आप बरी हो जाएगी तब हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया गया। विधायक दल की बैठक में कमरा बंद करके फैसला करवाया गया। इतना हो हंगामा मचा। जब बाद में वो बरी होकर आई तो उनको मुख्यमंत्री बनाने से मना कर दिया गया और उनके बारे में खबरें मीडिया में प्लांट करवाए जाने। बिफर कर उनको भी पार्टी छोड़ना पड़ा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके सम्मान की रक्षा के लिए आगे नहीं आया। सबसे बड़ा उदाहरण तो नितिन गडकरी साहब का है। ऐसी चोट लगी कि बेचारे न सहला पाए और न बोल पाए। नितिन गडकरी को अध्यक्ष बनाकर 2009 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भेजा, ये बोलकर कि 2014 में आप हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। बीजेपी में उस समय नियम था, हालांकि अब तो संविधान को अपना ही नहीं मान रहे, लेकिन उस समय संविधान था कि एक व्यक्ति 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए एक ही बार अध्यक्ष चुना जा सकता है। तो 2012 में जब नितिन गडकरी का कार्यकाल खत्म होने वाला था तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बैठक बुलाई गई और उसमें संविधान संशोधन करके इस नियम को बदल दिया गया और ये बोल दिया गया कि एक व्यक्ति लगातार 2 बार पार्टी का अध्यक्ष चुना जा सकता है। जैसे ही ये बैठक बुलाई गई, उसके बाद मीडिया में खबरें, पूर्ति की खबरें, जैसे आजकल नितिन गडकरी साहब और उनके बेटे के बारे में खबरें आ रही है, उस तरह की खबरें आने लगी। नितिन गडकरी अड़े हुए थे क्योंकि जानते थे कि ये खबरें प्लांट की जा रही है, बाद में वो बरी हो गए, कुछ हुआ नहीं। लेकिन संघ के एक बड़े नेता ने उनको फ़ोन करके कहा कि आप छोड़ दीजिए।
अब संघ के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि सूचना मिली तो सोचना बंद। अब उनको लगा कि शायद भागवत जी का संदेशा होगा। उन्होंने क्रॉस चेक करते नहीं है संघ में नॉर्मली, तो उन्होंने दे दिया। बाद में कुछ दिनों बाद भागवत जी का फ़ोन आया कि आपने क्यों छोड़ा? क्योंकि राजनाथ सिंह अध्यक्ष बन गए थे। तो उन्होंने कहा कि आपकी तरफ से संदेशा आया। तो कहा किसने संदेशा भिजवाया? तो उन्होंने उन नेता का नाम दे दिया। तो कह रहे हैं कि मुझसे पूछना तो चाहिए था। भागवत जी ने कहा, तो गडकरी जी ने कहा कि आप मुझे अपमानित मत कीजिए। आपकी तरफ से जो पद पर है आरएसएस में, उनका संदेशा आया और मैं इतनी ज़ुर्रत कैसे कर सकता हूँ कि मैं आपसे फ़ोन करके पूछूँ कि भई भाई साहब आपने मुझे छोड़ने को कहा है क्या पद? कायदे से मोहन भागवत को उस फैसले को बदलवाना चाहिए था, गडकरी के साथ खड़े नहीं हो पाए और गडकरी आज तक उस फैसले के दुःख को झेल रहे हैं कि जब आरएसएस के कहने पर उन्होंने दिल्ली दरबार से लोहा लिया। लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज, पता नहीं कौन-कौन किससे लोहा लिया। बिल्कुल, बिल्कुल। अध्यक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को जीतने का एक बड़ा प्लान बनाया, हालाँकि वो 12 में जीत नहीं पाए क्योंकि उस समय अखिलेश यादव एक युवा तुर्क के रूप में उभर गए थे, साइकिल लेकर पूरे यूपी में घूम गए थे और जनता के बीच में जाने का अपना फ़ायदा तो होता है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ कैसे अलग हुए और योगी आदित्यनाथ अलग हो गए तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पे लाठियाँ बरसा दी। अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं को कहा गया कि जाके मुख्यमंत्री से मिल लो। मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री कार्यालय ने योगी आदित्यनाथ साहब के कार्यालय ने पोस्ट भी किया। उसमें कहीं लाठीचार्ज का ज़िक्र नहीं, कहीं बाराबंकी के विश्वविद्यालय का ज़िक्र नहीं। वो शैक्षणिक सुधार और पता नहीं किन-किन चीज़ों का ज़िक्र है, दर्शकों से कहूँगा कि जाके पढ़ें कि आखिर ज़िक्र किस चीज़ का है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का साथ छोड़ दिया। तो बलराज मधोक से लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये ताज़ा उदाहरण है। लेकिन धनखड़ साहब का केस समझिए कि सरकार कैसे फँसी हुई है, दर्शकों को ज़रा मैं बताता हूँ। 21 जुलाई को इस्तीफा दिया। स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि वो राष्ट्रपति भवन गए या नहीं गए, हमें जो कहानी बताई गई हमने उसको सुना। लेकिन जब आरटीआई दायर की गई तो 20 अगस्त को आरटीआई का जवाब आता है। शिव जी ध्यान से सुनिएगा, 20 अगस्त को आरटीआई का जवाब आता है कि 21 जुलाई को धनखड़ साहब और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात हुई, ऐसी कोई जानकारी राष्ट्रपति सचिवालय के पास नहीं है, अजय बोस साहब की आरटीआई। फिर उन्होंने दूसरी आरटीआई डाली उपराष्ट्रपति सचिवालय में। तो उपराष्ट्रपति सचिवालय ने उस आरटीआई को फॉरवर्ड कर दिया राष्ट्रपति सचिवालय। इस बीच में 2 सितंबर को धनखड़ साहब ने उपराष्ट्रपति का सरकारी आवास छोड़ दिया, फार्म हाउस में रहने चले गए। 2 सितंबर को ध्यान दीजिएगा। अब जो उपराष्ट्रपति सचिवालय ने जो आरटीआई फॉरवर्ड की थी राष्ट्रपति सचिवालय को, 4 सितंबर को उसका जवाब आया कि हाँ, 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ साहब ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। एक ही सचिवालय राष्ट्रपति सचिवालय 20 अगस्त को कहा कि हमें नहीं पता। 4 सितंबर को कहा कि हमें पता है। क्यों? क्योंकि 2 सितंबर को आवास छोड़ के प्राइवेट फार्म हाउस में चले गए थे जगदीप धनखड़ साहब और डर बैठ गया कि कहीं बोल ना दें कुछ। अब उसमें एक तकनीकी चीज़ ज़रा मैं बता दूँ। कौन जीतेगा उपराष्ट्रपति का चुनाव, कौन नहीं जीतेगा उसको अलग रखिए। अगर ये बात साबित हो जाती है कि उस समय के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आमने-सामने बैठकर राष्ट्रपति महोदया को अपने हाथों से अपना इस्तीफा नहीं सौंपा, तो तकनीकी रूप से गृह मंत्रालय ने जो उपराष्ट्रपति का पद खाली होने का नोटिफिकेशन 22 जुलाई को जारी किया था, वो रद्द हो जाएगा और तकनीकी रूप से जगदीप धनखड़ साहब ही देश के उपराष्ट्रपति होंगे अभी। ये बात थोड़ी-सी अजीब लग सकती है, लेकिन ये तकनीकी पहलू है। अब बिल्कुल, धनखड़ साहब कल सुबह 10 बजे से पहले अगर सामने आकर ये बताते हैं कि क्या गलती हुई उनसे, क्या वो राष्ट्रपति भवन गए इस्तीफा देने कि नहीं और अगर नहीं गए तो उनका इस्तीफा एक तरह से अवैध है। किसने उनको इस्तीफा देने को कहा, किसने उनको मजबूर किया, कैसे उनको अपमानित किया और सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दे तो खेला हो जाएगा सिर्फ। बिल्कुल, और अगर बिल्कुल। नहीं होगा तो मैं ज़रा बता देता हूँ। एनडीए गठबंधन के पास आज की तारीख में 425 सांसद हैं। अगर सारे सांसद वोट करें तो 391 सांसद का 391 सांसद चाहिए उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए। लेकिन अगर जगदीप धनखड़ साहब चुप रहे और कांग्रेस पार्टी ढंग से विपक्षी पार्टियों को मैनेज नहीं कर पाई, तो ये मुझसे लिख के रख लीजिए कि एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को यानी राधा कृष्णन साहब को
475 से ज़्यादा वोट मिलने जा रहे हैं और भारी अंतर से वो देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव बिल्कुल। जीतने जा रहे हैं। क्योंकि हम सरकार गिराने और बनाने में विश्वास नहीं रखते, हम सिर्फ आलोचना करने में विश्वास नहीं रखते। मैं सटीक और तथ्यों के साथ आपको बता रहा हूँ, ये कोई नहीं, भविष्यवाणी नहीं है। लेकिन अगर धनखड़ साहब चुप रहे, तो एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन साहब 475 से ज़्यादा सांसदों के समर्थन से देश के अगले उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। विपक्षी उम्मीदवार रेड्डी साहब हारने जा रहे हैं शिव जी, ये बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल तय है। नहीं, यहाँ पे भाजपा इस बात पे लगी है कि जो धनखड़ साहब को मत मिले थे, उससे ज़्यादा मत कैसे मैनेज हो? ताकि धनखड़ को भी ये पता लग जाए कि तुम्हारे अपने मत नहीं थे, वो मत भी मेरे ही थे और ये मत भी मेरे हैं। आप अपने उस अंधविश्वास में मत रहिए। तो ये भाजपा है, भाजपा में क्या है, संतोष जी की जो खास बात है, वो चुनाव जीतने के लिए लड़ती है और विपक्ष चुनाव इसलिए लड़ता है कि हमें जनता जिता देगी, जिन्हें जरूरत है वो जिता देंगे, इसलिए वो मैनेजमेंट करना नहीं आता। चुनाव हारा हुआ जीतना भी बीजेपी की कला है। जीता हुआ तो सब जीत लेते हैं, लेकिन हारा हुआ जीतने की बीजेपी की कला है। कई बार वो प्रदर्शन अपना कर चुकी है और हर चुनाव, जैसे अब चुनाव था, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव था, राहुल गांधी को विदेश जाने की क्या जरूरत थी? यहां रहते। मैं आलोचना करूंगा, मेरे सवाल हैं, वाजिब हैं। क्या जरूरत थी अभी विदेश जाने की? क्या जरूरत थी विपक्ष सत्ताधारी दल को मौका देने की? यहां एक एक वोट मैनेज करते और आप जो आपके अपने वोट मान लीजिए बनते हैं 350 सवा 300 जो बनते हैं, उनमें अगर वोट आप 400 कर देते तो सत्ताधारी दल की नींद हराम हो जाती। हार जीत कोई जाता, क्योंकि लगभग 48 वोट पर तो किसी का कब्जा नहीं है, बिल्कुल फ्री है, किसी भी दल के साथ नहीं है। तो आप जो विदेश गए उसका अंतर, उसका सब कुछ आपको देखने को मिला, लोगों ने सवाल किए। तो फिलहाल संतोष जी, बड़ा अच्छा आपने एक एक शब्द का विश्लेषण किया है और लोगों को ये नहीं, स्टोरी आपने शिव देख। जी कांग्रेस की बात कही तो थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ। ये यूट्यूब की दुनिया में लोग कहते हैं ना कि या तो आप इधर के हो जाओ या उधर के हो जाओ, या तो आप भाजपाई हो जाओ या कांग्रेसी हो जाओ। इसमें हम जैसे कुछ लोग हैं, जिनका एक थीम है ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ये कहा जाता है, मेरे करीबी मित्र भी कहते हैं कि यार तुम बीच-बीच में कांग्रेस की आलोचना कर देते हो, राहुल गांधी की आलोचना कर देते हो, तो यूट्यूब पे वीडियो चलेगा कैसे? मतलब वो कहते हैं कि बिकोगे कैसे फिर डिजिटल की दुनिया में? भाई साहब बिकना ही होता, तो अदानी ग्रुप की नौकरी कर रहे होते। नहीं, हमारा तो बिकना ही है सिंपल तो फंडा अच्छा है, ही। ना कांग्रेसी ना भाजपाई, हम इस देश भारत माता के सपूत हैं, इस देश के लोगों के भले के लिए बोलते हैं, लोकतंत्र के लिए बोलते हैं और सिर्फ एक चीज़ पे हमारा ज़्यादा जोर रहता है कि बोलने की स्वतंत्रता को कोई भी नेता जो छीनने की कोशिश करेगा, वो इस देश के लोकतंत्र का दुश्मन है और उससे उसी हिसाब से निपटा जाएगा। और जहाँ तक बात कांग्रेस की है, जहाँ तक बात भाजपा की है, जो भी गलत करेगा हम उसकी आलोचना करेंगे और राहुल गांधी से ये सवाल तो पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री खुद फ़ोन करने में लगे हुए हैं, गृह मंत्री खुद फ़ोन करने में लगे हुए हैं, राजनाथ सिंह नेताओं से बात कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस को ड्यूटी पर लगाया गया है और आप आपके जो विदेश घूमने चले जाते हैं। अब हालत देखिए कि उस विदेश की जो तस्वीरें शेयर की, हमने कल इस बात को सबसे पहले उठाया था शिव जी, आपको याद होगा। मैंने कहा था कि अमित मालवीय ने जो तस्वीर शेयर की है, राहुल गांधी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए, उनकी सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है। ये बात हमें और आपके कहने से पहले कांग्रेस को कहनी चाहिए थी। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत जी ने आज 8 सितंबर को सुबह 9:11 पर ट्वीट किया है और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये 8 सितंबर और हम जैसे 2 छोटे पत्रकार, ये कल ही हम कह चुके थे कि ये मसला बिल्कुल। राहुल गांधी के विदेश जाने या देश में रहने का नहीं है। ये मसला राहुल गांधी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो कांग्रेसी जब इतने लेट जागेंगे और सो-सो के जागेंगे और राहुल गांधी महत्वपूर्ण मौकों पर नदारद हो जाएँगे। 2017 का गुजरात का विधानसभा चुनाव, बहुत संक्षेप में बताऊँगा, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आखिरी चुनाव सूरत वाले बेल्ट पे था। उससे पहले के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों बराबर पे थी शिव जी, दोनों बराबर पे थी। सूरत वाले बेल्ट में चुनाव होता, बीजेपी गुजरात की सत्ता से बाहर हो जाती। राहुल गांधी पता नहीं कहाँ थे आखिरी 2 दिन और प्रधानमंत्री पहुँच गए फिर से सपना बेचने के लिए। वो हवाई जहाज या पता नहीं क्या था जो नदी पे भी चल रहा था, साबरमती पे भी और हवा हवा में भी उड़ रहा था, वो शो कुछ किया था उन्होंने प्रधानमंत्री। और उस समय सूरत के इलाके में यूपी और बिहार के लोग ज़्यादा वोटर हैं और अल्पसंख्यक वोटर ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी ने गली-गली में उतार दिया था। योगी आदित्यनाथ जहाँ उनकी जाति के लोग उत्तर प्रदेश के रह रहे थे ना, उन गलियों में योगी आदित्यनाथ पैदल घूमते हुए नज़र आए थे।
जहाँ ब्राह्मण ज़्यादा थे यूपी बिहार के, वहाँ ब्राह्मण नेताओं को भेजा गया। जहाँ भूमिहार ज़्यादा थे, वहाँ भूमिहार नेताओं को भेजा गया। जहाँ राजपूत ज़्यादा थे, वहाँ राजपूत नेताओं को भेजा गया। जहाँ कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा ज़्यादा थे, वहाँ उन जाति के नेताओं को भेजा गया। एक-एक गली पे फ़ोकस किया और राहुल गांधी नदारद थे। बीजेपी को अपने सत्ता के इतिहास में पहली बार 100 से नीचे आना पड़ा, 99 सीट जीतकर बहुत मुश्किल से सत्ता बचा पाई थी। अगर राहुल गांधी आखिरी के 3-4 दिन नदारद ना रहते सूरत वाली बेल्ट से, तो 2017 में ही बीजेपी सत्ता से बाहर बिल्कुल, होती। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। सवाल तो राहुल गांधी से पूछना बनता है कि भैया आप होते कहाँ हो? ना मैसेज का जवाब देते हो, ना मेल का जवाब देते हो। कोई आपसे मिलना चाहता है तो आप मिल नहीं सकते हो। कोई आपके लोगों से समय माँगता है तो आप समय देते नहीं हो। आप सही बात सुनने के लिए किसी से मिलना नहीं चाहते हो, किसी को समय देना नहीं चाहते हो, तो फिर क्या करना चाहते हो? ये तो आपको खुद सोचना चाहिए। उनको लगता है कि पुराना ज़माना आ गया है, देश की जनता थाली में सजाकर उनको सत्ता दे देगी। अब ऐसा नहीं है, आपको मैनेजमेंट करने के लिए उतरना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। 24 घंटे सातों दिन काम करना पड़ेगा मज़दूर की तरह से। जैसे यूट्यूब के लोगों को अपने दर्शकों को खबर पहुँचाने के लिए शिव कुमार मिश्रा और संतोष पाठक जो है, वो 24 घंटे सातों दिन काम करते रहते हैं। वीडियो लाते हैं उससे पहले कई घंटे तक सोचते हैं कि क्या बनाया जाए, फिर तथ्यों को इकट्ठा करते हैं क्योंकि हवा-हवाई बात हम करते नहीं, तथ्यों के बिल्कुल, साथ हम आपके सामने लाते हैं। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तभी तो जनता का प्यार मिलेगा और समर्थन मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इसी के साथ आपसे विदा लूँगा, चूँकि काफ़ी लंबा प्रोग्राम होता चला जा रहा है। आपका आभार, दर्शकों का भी बहुत आभार इस वीडियो को आगे तक पहुँचाएँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों को नमस्कार।